अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो काफ़ी सेंसिटिव भी है, दहशतगर्दी से सैरो सियाहत तक, यानी कि टेररिज्म टू टूरिज्म। तो पाकिस्तान आर्मी की मश्क रद्दुल फिज़ात के 4 साल मुकम्मल होने को आए। इससे पहले ज़रबे अज़ब और ज़रबे मोमिन का ये तसलसल है। इसी वजह से आज हम मुल्क में सुख का सांस ले रहे हैं और जिंदगी में हर तबका फिक्र की सरगर्मियां बिला खौफ व खतर जारी हैं। और इसी तरह से सैरो सियाहत भी इसके मरहूने मिन्नत है। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि ये जो हम बिला खौफ व हरास जो है वो सैरो सियाहत करते हैं, तो इसमें जो है वो ये चीज़ें कितनी अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज हमने स्टूडियो में जो मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है उनमें हमारे पास मौजूद हैं नईम अशरफ साहब, जो कि आइन स्कूल के बानी हैं और तालीमी और समाजी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद और मुनफरिद निज़ाम से मज़ीद स्कूल सिस्टम चला रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब से औसतदारती एवार्ड याफ्ता हैं। डिप्टी कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी RCC आई हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद असलम राव साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चीफ एडिटर डेली मल्टी न्यूज और मंथली मल्टी विजन के, और 36 साल हुकूमत में इन्होंने नौकरी की है। एजुकेशन से वाबस्ता हैं और नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्जिया कार हैं, और इनके साथ मौजूद हैं हफीज मलिक साहब। इनको वैसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते रहते हैं, इनके गाने आप अक्सर सुनते रहते हैं और आज भी ये हमें अच्छे अच्छे से गाने सुनाएंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे नईम अशरफ साहब आपसे कि दहशतगर्दी से सैरो सियाहत तक, ठीक है, तो इसमें आप हमें बताएगा कि कॉजेज ऑफ टेररिज्म क्या है। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। ये जो आपने टॉपिक की सिलेक्शन की है, मुझे लगता है कि तमाम टीवी चैनल्स को इस पे बात करनी चाहिए। मैं जब 10 साल का था जी, थोड़ा सा होश आना शुरू हो गया, तो उस वक्त से हम टेररिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म को फेस करते हुए आ रहे हैं। जब छोटा था 10 साल का, तो एक खौफ था, हर तरफ एक हथौड़ा ग्रुप आ गया, हम इतने सहमे हुए, डरे हुए कि ये किस तरह की टेररिज्म है। लोगों के घरों में घुस के उनके बेशक वो हमें उसकी काजेज मालूम नहीं कि उस वक्त क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो किस तरह की दहशतगर्दी थी, लेकिन हम सहमे हुए थे। थोड़ा सा और होश संभाला, कॉलेज पे गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो मुख्तलिफ फेजेस में डिफरेंट किस्म की हमें जो है ना टेररिज्म हमने फेस की। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बीइंग पाकिस्तानी एक अच्छे एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका क्रेडिट हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनको, ख़ास तौर पे हमारी जो फोर्सेस हैं, मैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। अगर हमारी फोर्सेस की हिकमत अमली सही ना होती तो आज हम इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के वर्किंग ना कर रहे होते, आज हम ओपनली कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि काजेज़ क्या हैं इसकी, अच्छा, ये बहुत डेप्थ में बात करने वाली है कि इसकी बेशुमार काजेज हैं, लेकिन हम कुछ जो फ्यू हैं जो मेजर काजेज हो सकती हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। करप्शन, किसी भी मुल्क में अगर करप्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन है, इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करप्शन है, तो वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। वहाँ पे दहशतगर्दी का एलिमेंट ज्यादा होगा जब लोग बिक जाएं। करप्शन मीन कोई अगर कोई रिश्वत लेता है तो वो किसी भी अपने मुल्क की डैमेज करने के लिए रिश्वत लेगा तो मुल्क का नुकसान कर देगा, अपने लोगों का नुकसान कर देगा। तो मैं समझता हूँ सबसे टॉप पे करप्शन, जिस मुल्क में भी करप्शन होगी वहाँ पे टेररिज्म के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पे जमातें आपस में लड़ रही हों, पॉलिटिकल जमातें आपस में लड़ रही हों, जहाँ पे जो है सुन्नी शिया और इस तरह के फसादात ज़्यादा चल रहे हों, आपस में उनकी हम आहंगी ना हो, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो फ़ायदा उठाती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं ये भी काज हो सकते हैं किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, एक आपका कोई मुल्क, आपका दुश्मन मुल्क, वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आपका मुल्क ऊपर जाए, तो आप ऑब्वियस है हमारा जो हमसाया मुल्क है वो नहीं चाहता
کہ ہم ترقی کریں. جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے کی طرف جاتے ہیں, کوئی بڑا پروجیکٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیکٹر میں وہ دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی واردات کر دیتا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں دیکھ لیں آپ, سی پیک کا منصوبہ سٹارٹ ہوا تو اس دن سے ان کی آنکھوں میں یہ کھٹک رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی بھی طریقے سے کامیاب نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل سر, یہ اسلم راؤ صاحب سے بھی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ سے 36 سال جو ہے وہ اس میں حکومت کے ساتھ بھی رہے, تو ٹیررزم اور ٹیررزم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں جی, امن عامہ جو ہے یہ ایک بنیادی, ہر ملک کا سب سے بنیادی ضرورت ہے. جی امن عامہ نہیں ہوگا تو ملک چل ہی نہیں سکتا, اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, تعلیم نہیں ہو سکتی, سکون نہیں ملتا. یہ کچھ معاملات ایسے ہیں بدقسمتی سے 79 میں, اس سے پہلے اتنے حالات نہیں تھے کشیدہ, کوئی وارداتیں ہوتی تھیں اکی دکی, وہ ہو جاتی ہیں ہر معاشرے میں. لیکن 79 میں جب سے افغان انفلکس یہاں آیا, افغان ریفیوجیز آئے اور بڑے ڈس آرگنائزڈ طریقے سے انہیں یہاں اجازت دی گئی رہنے کی, انہوں نے آ کے ہمارے پورا جو سوشل کلچر ہے اس پورے سسٹم کو, فائبر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. منشیات آئیں, اسلحہ آیا, جرائم آئے. یہ تو انٹرنلی یہاں پہ جو انہوں نے خرابی پیدا کی وہ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جب بھی دہشت گردی کا جب شروع ہوا سلسلہ, دہشت گردی ہمیشہ جب بھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس میں فارن فورسز انوالو ہوتی ہیں, انہی کے مفادات اس میں شامل ہیں. اب یہ ایک قسم کا, میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. تباہی تو اپنی جگہ, پاکستان نے جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی, اور جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی مثال بھی پوری دنیا میں نہیں ملتی. لیکن یہ انفیکٹ مقابلہ تھا فورن فورسز کا, دوسرے ممالک کی جو بین الاقوامی فورسز ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کا, اور ہماری اپنی جو ملک کی افواج اور ایجنسیز ہیں ان کی کمپیٹنس کا آپس میں ایک مقابلہ تھا. الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج نے, ایجنسیز نے اس قدر کامیابی کے ساتھ اس دہشت گردی کو ختم کیا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. بالکل آصف صاحب, آپ سے بھی قربانیاں. بے شک سر, بے شک, نو ڈاؤٹ. آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ سر یہ ٹیررزم اور ٹیررزم کا جو عائشہ آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا ہے, بڑا اس وقت کا بہت سینسیٹیو موضوع ہے, اور اس پہ نہ صرف ہر بندہ بولنا چاہے گا بلکہ بول رہے ہیں, اور اس پہ IAS پہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی انہوں نے بھی بڑا صحت حاصل گفتگو کی ہے گزشتہ دنوں میں. لیکن ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے محرکات کیسے, جیسے نیم صاحب نے کہا, اور میں سیکنڈ کروں گا راؤ اسلم صاحب کو بھی, جنہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا آغاز باقاعدہ آغاز سے, ویسے تو دنیا میں ہر وقت موجود ہوتی ہے, کبھی تھوڑی کبھی زیادہ, اور ہمیشہ سے, یعنی حضرت آدم سے لے کے دہشت گردی شروع ہے, جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا, وہ بھی ایک دہشت گردی کا انداز تھا, اور اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن 79 کے بعد ہمارا سوشل سرکل جیسے راؤ صاحب نے کہا بالکل تباہ ہو گیا, رہ گیا, بالکل ان آرگنائزڈ وہ لوگ ادھر آ کے رہے, جہاں جگہ کسی کو ملی. لیکن وہ جذبہ جو تھا وہ ہمارا تھا انصار مدینہ کی طرح, کہ جو بھی آئے تھے افغانی ہم نے ان کو رکھا. 35 لاکھ دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد تھی مہاجرین کی جو اس وقت ہمارے ملک میں تھی, اور ہم ان کو ہر طریقے سے افورڈ کرتے اور بغیر کسی بیرونی امداد کے. وہ تو جب مفادات آئے, جیسے کہ راؤ صاحب نے, میں پھر ان کو کوٹ کروں گا جو کہ ہمارے یہ بڑے سینئر صحافی ہیں, جب امریکہ نے اپنے مفادات دیکھے تو پھر وہ خدا, پھر اس نے ہمیں اسلحہ بھی دیا, خوراک بھی دی, لیکن اس سے کئی زیادہ مفادات اس نے ہمارے سے اٹھائے. نہ صرف ہماری افواج پاکستان کو اور حکومت کو امداد کی, بلکہ اس نے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے ہمارے کچھ دہشت گردوں کو بھی انہوں نے پروان چڑھا, ان کو پروموٹ کیا, اور اس ملک کا جو نظام تھا امن کا وہ تہل و بالا کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر پہلے میں سب ان فوجیوں کو, دفاعی اداروں کو, چاہے اس میں پولیس بھی شامل ہے, ایجنسیاں ہماری بہت شامل ہیں, کیونکہ ہم فوجی کو تو اعزاز دے دیتے ہیں, پولیس والے کو تو اعزاز دیتے ہیں. سلام ہے میرا ان دہشت گرد کو خاتمے کے لیے ایجنسیوں کو جن کا ہم نام لینا بھی نہیں چاہتے اور نام لے بھی نہیں سکتے, ان کو ایوارڈ بھی نہیں دے سکتے. وہ گمنام صحافی جو ہیں وہ ہمارے صحیح اسلام کے مستحق ہیں, عقیدت کے مستحق ہیں, اور اسی طرح باقی تمام ادارے بلا تفریق ہمارے پیار کے, محبت کے, اور ان کے لواحقین
اس سے بھی زیادہ ہمارے پیار کے مستحق ہے، اور انشاءاللہ اسی کو قابو کر کے ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. میں دوبارہ بات کروں گا اپنے پینل کے ساتھ کہ جو ابھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا رضا افسار کے، یہ ایک دن کا 1 سال کا کام نہیں تھا، ایک مسلسل جہتی ہو رہا ہر اینگل سے تھی. جیسے میں نے کہا کہ ایجنسی نے اپنا کردار ادا کیا، فوج نے اپنا کردار ادا کیا، انتظامیہ نے اپنا کردار ادا کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے بالکل. اور اس کے ساتھ اگر لاسز پہ بات کر لی جائے تو نعیم صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے لاسز کیا ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عائشہ، پاکستان نے جتنا زیادہ لاس کیا شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جس نے لاس کیا. ہماری اکانومی ڈاؤن ہو گئی اس ٹیررزم کی وجہ سے. 102 بلین US$ کا ہم نے پچھلے 13 سال میں تقریباً لاس کیا ہے. اگر اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تقریباً 9000 بلین روپیز کا ہم نے لاس کیا. یہ تو وہ تھا جو ہمیں فزیکل اس میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جانیں، ہمارے فوجیوں کی جانیں گئیں، ہمارے سیولین کی جانیں گئی ہیں، ہماری ایکسپورٹس جو تھیں وہ کم ہو گئیں، ہماری امپورٹس بڑھ گئیں، ہم نے سیکورٹی پہ زیادہ پیسہ لگانا شروع کر دیا، ایجوکیشن پہ اثر ہوا، ہمارے ٹریڈ میں اثر ہوا. کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو کہ جس میں لاس نہ ہوا ہو. لیکن الحمدللہ آج ہم نے ساری چیزوں کو اوور کم کر لیا. ہماری جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہماری فورسز، ہم، ہماری گورنمنٹ سب ایک پیج پر ہیں. جب ہم سارے ایک پیج پر ہیں تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہمارے ملک میں ٹیررزم بھی بڑھے گا. ہمارے ملک میں جو لاسز ہوئے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ اوور کم کریں. انشاءاللہ. سر اگر اسکول، جیسے کہ آپ اسکول سسٹم چلاتے ہیں، کتنے معصوم اس میں بچے ہوتے ہیں. مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ جو پشاور کا تھا، APS کا واقعہ. اگر ہم اس پہ بات کر لیں تو میرے خیال سے 16 دسمبر جو کہ جو ہے ہمارے لیے ایک سیاہ دن تھا ہمارے لیے بہت زیادہ. سر تو معصوم بچے، میں تو اس چیز کو دیکھ بھی نہیں پائی تھی. تو سر اس پہ بھی آپ کی میں وہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیوں اتنا زیادہ مطلب کہ بچوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی اور اس کو ہم آج تک بھلا نہیں پائے ہیں. میرے خیال سے معصوم بچے اسکول گئے اور واپس ہی نہیں آئے. دیکھیے جی، دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کے نزدیک نہ کوئی مذہب ہے، نہ انسانیت ہے، نہ کوئی رحم کا پہلو ہوتا ہے. دہشت سخت ہو جاتے ہیں، مطلب انسانیت بچتی نہیں بچتی. دہشت کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سٹیپس اٹھاؤ کہ جس سے ہر آدمی، ہر عمر کا آدمی خوف زدہ ہو جائے. اچھا، اب اس دہشت میں وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ معصوم بچوں نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن وہ جو واقعہ انہوں نے کیا اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اور جب آپ، میں تو جب بھی وہ نغمہ سنتا ہوں جو اس کے لیے 2 نغمے جو آئے، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب معصوم بچے، چھوٹے بچے جو مستقبل تھے اس ملک کے، ان کا مستقبل اجاڑا، ماؤں کی گود اجاڑی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ دہشت گرد کا کوئی کسی قسم کا اس سے رحم کی آپ توقع رکھنا بالکل بیکار ہے. لیکن آپ سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا، جسے آج دنیا بھی مانتی ہے، کہ جس اسٹریٹجی کے ساتھ ان کو ختم کیا گیا اور ایلیمینیٹ کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اب اس سے ہوا کیا؟ لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے. ایک پرسکون آباد علاقہ جو صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کی جگہ پہ رہ رہے تھے، جن کا ایک کلچر تھا، ایک سسٹم تھا، وہ سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا. جب وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے دوسری جگہوں پہ آئے تو دوسری جگہوں کو انہوں نے اثر انداز کیا. وہاں جو لوگ رہتے تھے پھر وہاں پہ آپس میں وہ کوئی سسٹمائز طریقے سے پلاننگ کے تحت آباد نہیں ہو پائے، بلکہ شہروں میں کنجیشن ہوئی، ٹریفک کے پرابلمز آ گئے، اسکولنگ کے پرابلم آ گئے، ہیلتھ کے پرابلمز آ گئے. یعنی ایک چیز نے پورے جو سسٹم ہے اس پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن بہرحال اس میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی اور ان فورسز کو اور ایجنسیز کو جنہوں نے جانوں کی قربانی دی، اور پوری قوم کو کہ جنہوں نے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا. بالکل نعیم صاحب، اس پہ آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گی. آپ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے مطلب دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اسکول سسٹم چلا رہے ہیں، تو کیا فیل یا جب یہ واقعہ ہوا APS کا، ریلی میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، لیکن اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے.
उन्होंने बहुत जुल्म किया, हमारे मासूम बच्चों पे जुल्म किया, लेकिन मुझे लगता था कि उस दिन के बाद हमारी तो तमाम जो फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आ गई हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो एक पेज पे आ गई। हमने दुश्मन का डट के मुकाबला किया। आज जिस पीसफुल एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं उस वाक़े के बाद है ये सारा कुछ। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, हमारी फोर्सेस नंबर 1 फोर्सेस हैं। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दुश्मन हमेशा जो कमज़ोर टारगेट्स होते हैं उसी को वो अचीव करने की कोशिश करता है, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। वेलकम बैक। आज हम बात करें दहशतगर्दी से सैरो सियाहत पर। इसको मजीद आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो है वो हमें हफीज साहब गाना सुनाएंगे। जी हफीज साहब, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? हाँ, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सुना रहा हूँ, द मस्त कलंदर। क्या बात है जी, प्लीज। द मस्त कलंदर मस्त मस्त, द मस्त कलंदर मस्त, द मस्त कलंदर मस्त मस्त, द मस्त कलंदर मस्त। हिको विरद है दम दम अली अली, हिको विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। रब ने किन्ने शान वधाए, बेकरमा ते कर्म कमाए, रब ने किन्ने शान वधाए, बेकरमा ते कर्म कमाए, जेड़ा भी ते दर ते आए, ओ न कदी भी खाली जाए। हिको विरद है दम दम अली अली, हिको विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा सच आपे मन लैणगे, अज ने ते कल सारे अली अली कहणगे, मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और जो है वो मजा आ जाता है आपका सॉन्ग सुन के, आवाज सुन के। तो जो है वो दहशतगर्दी और सैरो सेहत पे आज हम बात कर रहे हैं। शाह साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं कि जो आर्मी के जो हमारे जवान हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है दहशतगर्दी को? लेकिन मैं थोड़ा सा एट्रीब्यूट पेश करूंगा जी प्लीज। वाकई पेशावर के हवाले से कि बच्चों का छुट्टी का टाइम था, तो एक तरफ से माएँ अपने दरवाजे में उनका इंतजार करती, लेकिन दूसरी जन्नत उनका इंतजार करती कि वहीं से स्कूल से सीधे वो जन्नत में चलेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर हम मजम्मत करते हैं इस पूरे वाक़े की, जब भी याद आएगा तब भी पूरी कौम इसकी मजम्मत करेगी और हर दफ़ा करेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि अफवाज पाकिस्तान जो किरदार अदा किया, ना सिर्फ मुल्क की अंदर जो सूरत थी दहशतगर्दी उसके भी, और इसी तरह बैरून मुल्क से जो साजिशें हो रही थी किसी भी अंदाज में, चाहे वो कश्मीर वाला वाक़या हो, हवाई जहाज़ का 27 जनवरी का, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद करके उसका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने एक बहुत किरदार अदा किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम अदारे, तमाम इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दहशतगर्दी में एक अहम किरदार अदा किया बहुत से हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का जिक्र हम खास तौर पर इसलिए करते हैं कि ये लीड करती है अमन अमा को, डिफेंस को। वरना मुझे वो भी वक्त याद है कि जब रेलवे के अंदर रेलवे की गाड़ी चलती थी तो उसके आगे पायलट इंजन चलता था कि अल्लाह ना करे कोई आगे ट्रेन में बम रखा हो तो वो उड़ जाए। अच्छा। तो वो भी जो ड्राइवर थे
वो भी हमारे लिए खराज तहसीन हम बेशक, पेश करते हैं। बिल्कुल। वो अपनी जान का नजराना पेश करके आगे चलाते थे, उसके पीछे भी ट्रेन चलती थी। तो इस तरह के बहुत से वाक़या, कोई शोबा ऐसा नहीं जिसने इसमें अहम किरदार अदा नहीं किया। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, अफवाज पाकिस्तान उन जलसे को इसलिए करते हैं कि वो लीड करती हैं, उनका काम है कमांड करना, उन्होंने करके दिखाया है। वरना ये से इन्होंने कहा कि 79 के बाद एक जैसी बाप था, दूसरा बाप जो बड़ा इम्पोर्टेंट शुरू हुआ 9/11 के बाद, एक दुनिया के अंदर दहशतगर्दी आ गई। हालांकि दुनिया ने उस वक्त दहशतगर्दी को अच्छे तरीके से नहीं समझा, हमें सपोर्ट नहीं किया जब तक 79 से लेके हम उस वक्त तक कर रहे थे 9/11 तक, तो उन्होंने कोई खातर खा हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि हमारे मुख्तलिफ सरबराह ने मरमर ने यूएनओ के कहा कि करप्शन, जैसे नईम साहब ने कहा कि करप्शन की वजह से और मुख्तलिफ ज़ाहिर जो होते हैं, काजिज होते हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्द घुस जा रहा है। लेकिन उनकी सर पे जून नहीं दिख रही। जैसे 9/11 का वाक़या हुआ तो सबको पता चल गया, अच्छा हमने ये भी करना है, हमने ये भी SOPs है, ये भी SOPs है। और फिर मैं बात करूँगा तलीम इदारों की, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि इनका बजट कई गुना बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने कैमरे का कंसेप्ट ही नहीं था स्कूलों के अंदर, वो लगाए इन्होंने बाढ़ लगाई, और इस तरह इन्होंने गार्ड रखे, इनका खर्चा ज्यादा बढ़ गया, इन्होंने अपना पेट काटा। बिल्कुल। जब ये वालिदैन को कहते थे फीसें बढ़ाएं, तो वो कहते हैं हम क्यों बढ़ाएं। फिर मिलजुल के कुछ वालिदैन ने, कुछ इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके इस मुल्क के, क्योंकि सर हमारा जो है मुस्तकबिल वो तो इन्हीं बच्चों से ही शुरू होता है। इनको भी खैरात तहसीन पेश करना कि इन्होंने तलीमी इदारों को बचाया और तलीम का अमल शुरू हुआ। और एक दफा फिर ये इस वक्त कोरोना की दहशतगर्दी का शिकार है, और जो इन्होंने 6 महीने 8 महीने पीछे भुगते हैं, वो भी बड़ा लॉस का था एक टाइम। हाँ जी बिल्कुल। इनकी बात को मैं ऑन करूंगा। ये आसिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि स्कूल्स के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो बजट है वो बहुत ऊपर चला गया, एक्सपेंस बढ़ गए। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं। हम किसी कीमत पे उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम हमारा खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क के लिए हाजिर है, तो इंशाअल्लाह ताला हम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह। असलम राव साहब आपसे भी जानना चाहेंगे सर, मेरा सवाल आता है कि ये क्यों होता, क्यों ऐसा, मतलब कि ये शुरुआत क्यों की जाती है, इसकी वजूहात क्या होती है, रीजंस क्या है इसके? देखिए, इसमें मेरी अपनी राय है, हाँ जी, हो सकता है गलत हो। ये मफादात का टकराव है। वो मफादात अंदरूनी भी हो सकते हैं, बैरूनी भी हो सकते हैं। जितने हमारे यहाँ, जैसा नईम साहब ने जिक्र किया था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का हमने अपने बचपन में देखा भी नहीं था, तस्वुर भी नहीं था इसका, इतनी हार्मनी थी। उसके बाद सियासत की, जब सियासत आई बीच में, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिसाइज जो हुआ ये एथनिक इशू, वहाँ से ये सारी खराबी अंदर की शुरू हुई, पैदा हो गई। तो ये मफादात का टकराव था, जो कि पॉलिटिक्स का आपस में मफादात का टकराव था, जिसने एथनिक क्राइसिस पैदा किया। जब एक क्राइसिस एक दफ़ा माशरे में आ जाए तो फिर उससे दूसरे अनासर जो हैं वो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बैरूनी अनासर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी आई वो बदकिस्मती से आलमी ताकतों की आपस की लड़ाई थी। रशिया अफ़गानिस्तान में आया, अमेरिका को पसंद नहीं था, हम इस्तेमाल हुए और उससे अपना मुआशी, समाजी, सियासी पूरा ढांचा जो है मुल्क का तबाह बर्बाद करके रख दिया। और हमारी उन खिदमात को जिस तरीके से तस्लीम किया जाना चाहिए था आलमी सतह पर, वो भी तस्लीम ना हो सकी। अब इसमें बहुत सारे लोगों को हम कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी वो सिचुएशन बद से बदतर होती गई, उसको फिर भी मुल्क, कौम ने फिर भी उसको बर्दाश्त भी किया और अभी तक संभाल भी और उसमें सबसे बड़ा ये था किरदार जो उस वक्त ये दहशतगर्दी की लहर शुरू की गई, वो बुनियादी उनकी ये था कि किसी भी तरह से इनकी जो सरहदें हैं, चाहे वो नजरियाती सरहद हो चाहे जोग्राफियाई सरहद हो, उसे कमजोर कर दिया जाए। तो सर ये जो स्कूल वाला वाकया हुआ, तो इसके पीछे भी ये हमारी जो मतलब कि क्योंकि देखें वो हमारी अफवाज और माशाल्लाह से उसके रिलेटेड थे सारे उनका जो बच्चों का, तो ये कमजोरी की तरफ लेके जाने के लिए ये हुआ था क्या? आर्मी के मोरल को डाउन कर, हाँ जी बिल्कुल, आर्मी और पब्लिक के मोरल को डाउन करने के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बजाय मोरल डाउन होने के
وہ اور زیادہ آرمی جو ہے وہ میں ایک اور نیا جذبہ آ گیا مقابلے کا. بالکل بالکل. اور اسی طرح جو پوری قوم تھی وہ متحد ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. قوم یکجا ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا ایک معجزہ کہہ لیں آپ. ادروائز جب ایسے حالات ہوتے ہیں, آپ دیکھیں جب ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینکا گیا تو جس دن یہ ایٹم بم پھینکا اس سے اگلے دن جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے. بے شک بے شک. اچھا, اس قسم کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو عام طور پر قومیں جو ہیں ان کو برداشت نہیں کر پاتی. جی. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو انہوں نے کیا کسی اور نیت سے. کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. جی. انہوں نے کیا اور نیت سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مختلف نتیجہ دیا کہ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جو آپریشنز ہوئے اور جو یہ جتنی بھی مہم شروع ہوئی آرمی کی, رد الفساد ہو یا ضرب مومن ہو, جو بھی ہو, اس میں اس قدر شدت اور وہ آ گئی. اور لوگوں نے یعنی جو ہمارے سپاہی جو وہاں پہ جوان ہیں, جو ہمارے بیٹے ساتھ اور بھائی جو وہاں پہ لڑے, بالکل انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ کسی کی, ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. وہی سر کہ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان, ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. تو اسی طرح سے ایک ہو گئے. اور جب بھی اس پہ بات ہوتی ہے نا, یقین کریں کہ میرے پاس تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کی جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ مفاد تھے اور ہم نے کمزور ہونے کی بجائے ہم ایک زیادہ مضبوط قوم بن کے ابھرے, اور یہ ایک بڑا اچھا ماشاءاللہ سے الحمدللہ سائن رہا ہمارے پاکستان کے لیے بھی. تو ہمارے ملک میں سیر و سیاحت پہ اگر بات کر لی جائے تو سر جو ایجوکیشن جو ہے اس کو فروغ ملا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اوورسیز جو ہیں اس پہ بھی آپ بتائے گا کہ کیا آپ. عائشہ, پہلے میں ایک پیغام پھر دینا چاہوں گا. جیسے ہم نے شہیدوں کو پیغام دیا, غازیوں کو پیغام دیا, ان کے لواحقین کو پیغام دیا, اس طرح میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا آپ کے فورم سے. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا فورم سجایا کہ پاک آرمی کے ساتھ ہمیشہ سے ہم ہیں, ہمیشہ رہیں گے. دشمن کے جتنے بھی ناپاک عزام ہوں, ہم افواج پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو نیست و نابود کریں گے. سر وہ ہیں تو ہم ہیں. سبھی فورسز کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا, سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا یہ واقعہ اس لیے کیا گیا کہ فورسز کو کمزور کیا جائے, عوام کی نظر میں فورسز کو گرایا جائے کہ ان کے اپنے بچے سیف نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ آج فورسز کے ساتھ پوری کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے, پوری سوشل سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ سر سب سے زیادہ میرے خیال سے سینسٹیو ایشو ہی بچوں کا ہوتا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ اسی پہ ہاتھ ڈالا کہ جو ہے وہ لائک. عائشہ, ایک تو اس میں یہ تھا کہ کچھ ہمارے جوان جو تھے وہ اس ضرب مومن میں شامل تھے, جنہوں نے کلا کما کیا تھا, ان کو نصرت کیا تھا. ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کی بیویوں کو, ان کے بلاؤڈ کو, جو بچے ہیں ان کو سبق سکھانے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اس کا الٹ رزلٹ ان کو ملا کہ قوم متحد ہوگی افواج پاکستان. اور انشاءاللہ ملتا بھی رہے گا. ان کے عزائم جو ہے نہ صرف ہم کھڑے ہیں, بلکہ وہ آج کل بڑا چلتا ہے یوٹیوب پہ کہ میں افواج پاکستان ہوں, آپ افواج پاکستان. تو افواج پاکستان ہم خود ہیں, کسی بھی محاذ پہ ہم بھی ایک فوجی کا کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بے شک بے شک. جیسے آپ نے بات کی, جو سوال آپ نے کیا, اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہمارے جیسے ہمارے دوست بیٹھے ہیں اسلم روز صاحب, کاروبار بہتر طریقے سے نہ ہو سکے, کیونکہ جب تک امن پیس اچھا نہیں ہوگا تب تک کاروبار بھی ہم اچھے سے. ان لوگوں نے, ریل اسٹیٹ والوں نے, ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے لوگوں کو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ دیا کہ آئیں ہمارے ملک کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کے بچے میڈیکل میں وہاں پہ آپ کو ملتا ہے ٹریٹمنٹ, تو ہمارے ہم بھی, میں نام لینا مناسب سمجھا کہ اس کو بڑے اچھے ہاسپٹل موجود ہیں. اگر آپ یہاں اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ, تو اگر آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی بڑے اچھے چین ہیں جو اس وقت ملک کا خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اسی طرح کے مطلب کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے لیونگ اسٹینڈرڈ دیا, ورنہ ہم تو جیسے نے کہا ہم تو دہشت گردی سے نہ آشنا تھے, نہ اس کا تدارک کرنے کے لیے کوئی تیار تھے. ہم تو کھولے دروازے کھول کے اور بغیر دیوار کے اپنے گھروں کے باہر سویا کرتے تھے. ہمیں تو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ حتیٰ کہ کوئی جانور آ جائے گا ہمارے پاس. تو ہمارے ہاں اکثر ٹرینڈ یہ تھا کہ جن کے بڑے گھر تھے وہ سینوں میں سوتے تھے, جن کے چھوٹے گھر تھے وہ چھتوں میں سوتے تھے. اور یہ کلچر تھا, بلکہ رات کو محفل بھی اوپر چھتوں میں لگتی تھی یا باہر سینوں میں لگتی تھی. آس پڑوس کے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں, فیملی اکٹھی ہوتی تھی, تو رات کا کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے ہوتے تھے. پورے کی جو صورتحال ہوتی, تو ہمیں تو اس دہشت گردی نے جو 9/11 کے بعد اپنے روز پہ آنا شروع کی, اس نے ہمیں سکھایا کہ نہیں, کیمرے بھی ضروری ہیں, کار بھی ضروری ہے, باڑ بھی ضروری ہے.
ठीक है, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह हमने उसका मुकाबला किया और करते इसीलिए तो सरकार चाहता है कि जो जरूरत है वो एजाद की माँ है, तो फिर लेकिन जब मैं- जरूरत लेकिन पेश मैं- आई तो वो लेकिन मैं राव साहब से ये पूछूंगा कि आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, बगैर नाम लेके बताएं कि आप लोगों ने क्या विजन दिया लोगों को यूरोप का और यहाँ का। लोग यूके में इस तरह से जी हमारे, तो आपने वो विजन दिया है, तो उस जी। पर कुछ बात जी, करें असलम और साहब, लोगों को प्लीज उस पैगाम पे भी पैगाम दें देना कि इस मुल्क में आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसको बहुत सख्त जरूरत है। देखो मैं इसमें दो बातें थोड़ी जी। सी ऐड कर दूं। एक तो उसी हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, ये जो हमारा खित्ता है जहाँ हम बैठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, और जी। हमारा अपना एक अकीदा है मौत के बारे में, जिंदगी के बारे में, और वो इस कदर पुख्ता है पुख्ता है कि हमें ये नहीं कि बम मार देगा। हाँ जी। जब अल्लाह ताला की तरफ से लिखा गया ना, लिखा गया, मौत का दिन मुकर्रर है, मौत जी। का दिन मुकर्रर है। इसने मौत का खौफ लोगों के दिलों से खत्म खत्म कर दिया। दहशतगर्दी अपनी इंतहा पे रही पिछले उन दिनों में, अब कोरोना आ गया। दोनों सूरत हाल में आप देख लें कि पूरी कौम में जिस तरह बाकी दुनिया में लोग खौफजदा हुए, घरों में दुबक के बैठ गए, हाँ जी, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये खित्ता ऐसा है कि इसने खित्ते ने शुरू से ही ये जंगो जदल और ये इस किस्म के हालात, तारीख उठा के देख लें आप, जी। तो आज से नहीं सैकड़ों साल से यहाँ हमलावर आते रहे, हमले हुए, चले गए, कुछ रह गए। फर्क ही नहीं उसके पड़ा। बाद जी। लोगों के दिलों से वो मौत का जो खौफ है खत्म हो वो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, बिल्कुल। इसलिए ये दहशतगर्दी हो या कोरोना हो या खुदा न करे कोई और भी मुसीबत आए, तो इस कौम को तो अभी हम घबराने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं, हम पीछे हटने कोई वाले बात नहीं नहीं। है। जी बिल्कुल। अब ब्रेक दूसरी लेंगे। बात आ जी जाए सर। सरमाए की। सरमाए की जो सबसे पहली सर बुनियादी- सरमाए की बात जो है ना, वो हम स्टार्ट लेते हैं, मतलब आपकी बात को हम ब्रेक के बाद जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ठीक है? तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आज हम दहशतगर्दी और सैर सियाहत पे। असलम साहब, आप बात कर रहे थे, प्लीज उसको मजीद आगे बढ़ाएं। देखिए जी, सरमाए की जो सबसे पहली बुनियादी डिमांड, जी। सरमाया अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जब तक सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ न मिले, सरमाया कभी नहीं आता, नहीं आता। चाहे वो बैरून दुनिया से आए या मुल्क के अंदर। उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में अमन व अमान हो, कायम हो और सरमाए को पूरी तरह सिक्योरिटी हासिल हो। हमारे यहाँ क्या हुआ बदकिस्मती से, जो मसाइल जहाँ से चीज़ों ने जन्म लिया, वो ये है कि जब भी आप किसी माशरे को की स्टेबिलिटी को असेस करते हैं, तो आप नॉर्मली जो उसका सॉफ्ट इमेज है कि यहाँ मुल्क में सैर व सियाहत कैसी है, तालीम कैसी है, खेलों को क्या फ़रोग है, अदब, लिटरेचर, पोइट्री, मुशायरा, ये किस किस्म का समाज है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि आया इस माशरे का स्टेबिलिटी का लेवल क्या है। ये लेवल बदकिस्मती से जो हालात पिछले गुजरे उनमें ख़राब हुआ, तबाह हुआ। जब तबाह हुआ तो हिजानी कैफियत पैदा हुई और लोगों के जहन में एक बजाय स्टेबिलिटी के हिजान आया। जब हिजान आता है तो लोग फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब शॉर्टकट ढूंढा जाता है तो वो करप्शन को जन्म देता है। करप्शन के बगैर शॉर्टकट्स जो है वो कभी भी नहीं जन्म लेते हैं। जब करप्शन आती है तो नाअहली उसके साथ साथ आती है। इस मुल्क की तबाही में जितना बड़ा किरदार करप्शन का है, उतना ही बड़ा किरदार नाअहली का है। ये दोनों चीजों ने मिलकर इदारों को तबाह किया। आज अगर इस चीज को आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले
इदारे मजबूत करने पड़ेंगे करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। और इदारों की मजबूती में अब जो नस्लें इस माहौल से गुजर चुकी हैं जी, आप उनकी तालीम और तरबियत करना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल तो नहीं कर सकते जब तक आप इसको प्राइमरी एजुकेशन से शुरू नहीं करते हैं कि यहाँ इस मुल्क की प्राइमरी एजुकेशन को इंतहाई मिसाली किस्म की एजुकेशन आप दें, उनको वो मुकाम दें जो प्राइमरी एजुकेशन का मुकाम है पूरी दुनिया में और उसको वो अहमियत और प्रायोरिटी दें, तो वो नस्ल जो आएगी वो नस्ल इस मुल्क को और माशरे को ठीक करेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। नईम साहब आपसे बात करूंगी कि क्या करना होगा ऐसा कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। आयशा, दो तरह के मैं ये सोचते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जी, शॉर्ट टर्म में जो हमारी फोर्सेस कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म, जैसे राव साहब बात करते हैं, यस हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, हमने अपनी नस्ल को एजुकेट करना है, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज देनी है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ये गलत काम है तो वो कभी उस तरफ नहीं जाएंगे। आज क्या हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। फिर हमें उनकी जॉब्स की तरफ तवज्जो देनी है, हमें उनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी है, उसके लिए हमें बिजनेस के सेक्टर जो है उस पर काम करना होगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ गई तो लोगों का जो हमारी जवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उसका दिमाग उस काम पे लगेगा बजाय कि किसी और तरफ हम जाएं। जैसे आप सबने कहा करप्शन खत्म करनी होगी, जब लोग कामों में लग जाएंगे, अपनी मसरूफियात उनकी बढ़ जाएंगी तो वो करप्शन की तरफ वो नहीं सोचेंगे उसकी तरफ। तो हमें ये एक पूरा साइकिल है, एक पूरा फेज उसको लेके चलना है। एजुकेशन, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपनी इंपोर्ट्स कम करनी है ताकि जो डॉलर का और रुपए का जो डिफरेंस है एक्सचेंज का वो कम हो। हमें अपने डिप्लोमेट्स पे वर्किंग करना है जो पूरी दुनिया में जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज दें। हम उस सेक्टर में अभी भी वीक हैं। हमारी जब भी कोई बात होती है तो हमें टेररिज्म का लक़ब मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई हमारा पड़ोसी मुल्क जो है एक छोटा सा पॉजिटिव काम करता है तो पूरी दुनिया में उसकी नशर हो रही होती है। तो हमें हमारे डिप्लोमेट्स उस पर भी काम करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है। हमारी जो एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि टूरिज्म पे काम कर रही हैं, वो हमारा मैसेज देगा। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जी बिल्कुल प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है। तो ये सब चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी, एक जगह पर आ जाएंगी तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में से टेररिज्म इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से तो देखें ना, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। मतलब उसको देखा जाता है, वो जैसे ही पता चलता है कि पाकिस्तान से ये बिलोंग करता है तो उसको शक भरी नज़रों से जो है ना वो देखा जाता है। ये एक हकीकत है, कड़वी हकीकत है बेशक सर। तो मैं फिर बात जी, चूँकि फायदा उठाना चाहता हूँ उनकी मौजूदगी का। जी कि जब तक लाइब्रेरियाँ बात होती हैं तो मुल्क भी मजबूत होता है, कौमी भी मजबूत होती हैं। जैसे वो भी हमारा एक बड़ा नुकसान हुआ। हम अंदर में घुस के व्हाट्सएप और बाकी हमने एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी शुरू कर ली, स्मार्ट ऐप्स। राव असलम साहब ये भी बताएं कि इन्होंने बड़ा काम किया है बुक फाउंडेशन के अंदर, बुक फाउंडेशन का। जी बिल्कुल, असलम साहब ने कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि ये मुताला भी बहुत जरूरी है नौजवान नस्ल के लिए। नेशनल बुक फाउंडेशन बहुत अहम काम कर रही है। जब ये इसको कायम किया गया था, इसके जो अगराज़ व मक़ासिद हैं वो अगर आप पढ़ें तो बहुत ही अहम किस्म के काम इनके ज़िम्मे लगाए गए। अब ये जो हालात पैदा हुए उसमें जैसा अभी शाह साहब ने फरमाया, लाइब्रेरी का एक जो सबसे बड़ा बुक फाउंडेशन का एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, कि मुल्क में ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि लोग पढ़ने की आदत अपना लें। उन्होंने बहुत स्टेप्स उठाए। रीडर्स क्लब की उनकी बड़ी मशहूर स्कीम है कि आप कोई भी किताब लेना चाहें वो आधी कीमत पे आपको मिलेगी। इस तरह से सेल वगैरह लगाते हैं, एग्जीबिशन, बहुत कुछ हुआ जी। लेकिन मोबाइल लाइब्रेरी बनी। लेकिन हुआ क्या जी, हमारा या तो ये हो ना एक हम आहंगी हो मुल्की नेशनल लेवल पे भी और इदारों की भी। इधर ये रीडिंग हैबिट प्रमोट कर रही थी ये इदारा, दूसरी तरफ लाइब्रेरियों को खत्म किया जा रहा था। आप इस वक्त देखें कि इस्लामाबाद में सिवाय एक नेशनल लाइब्रेरी के आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। अहमद फराज साहब एक बहुत मशहूर जुमला कहा करते थे अक्सर महफिल में कि हम अहले किताब हैं लेकिन किताब के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहले किताब होते हुए हम किताब के दुश्मन हैं। नौकरी के दौरान भी हमने देखा कि जब कभी हम
बुक्स के हवाले से कोई स्कीम लेके जाते थे गवर्नमेंट में, तो अरे छोड़ो और हमें तो फुल अभी उसके लिए पैसे चाहिए, फला रोड ये बाद में देख लेंगे, इसको छोड़ो बाद में देख लेंगे। किताब कभी प्रायोरिटी नहीं रही, हमारी सोसाइटी में नहीं रही, माइंड सेट में नहीं है। मैंने जो बात की ना कि अब जो इन हालात ने जी इन नस्लों को इस हद तक वो कर दिया खराब कि अब बुराई नजर नहीं आती। अब तो जब तक आप एक सोशल चेंज नहीं लाएंगे राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल, आप जितना ये कौम और मुल्क और हुकूमत देर करेगी प्राइमरी एजुकेशन पे, जब तक सीरियस तवज्जो नहीं देगी उस वक्त तक यहाँ सोशल चेंज का लाना बहुत मुश्किल है। जो राव साहब कह रहे हैं ना कि जी राव साहब की बात तो यकीन मेरे दोस्त सारे उसको सेकंड करेंगे। मैं मजम्मत तो नहीं कहूँगा, कुछ और बड़ा लफ्ज हो तो वो पे किए जाना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने 38 लाइब्रेरी हैं जो कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ रही थी। हर तरह की तालीम वहाँ से दी जा रही थी एयर कंडीशन माहौल में, और नेट पे भी उनकी सहूलतें मौजूद थी। आप बच्चा जाए उसको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मिल जाएगा, उसको मोबाइल चाहिए, लाइब्रेरी से मोबाइल मिल जाएगा, जैसे किताबें मिलती थी। तो इस गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की तरफ हमें गुजारिश है कि उन लाइब्रेरी को किसी भी तरीके से बहाल किया जाए, ज्यादा फरोग दिया जाए। हाँ, इसके साथ मैं नेम्स अशरफ साहब से ये पूछूंगा कि टेररिज्म और टूरिज्म के हवाले से हाँ जी स्कूलों का एक अहम किरदार रहा हमेशा से, कभी स्टडी टूर, कभी बिल्कुल ऐसा ही है, तफरी टूर, तो इस पे कुछ बात करें। इस पे भी बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे, जो अभी आप असलम साहब की बात से मुत्तफिक हैं। असलम साहब ने जो कहा कि हम मिनिस्ट्री में गए और उनको कहा कि उनकी प्रायोरिटीज नहीं थी। हाँ जी, मुझे लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक रेलेवेंट फील्ड का टॉपर जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, मेडिकल है, उसके अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हों जो कि एडवाइस कर रहे हो गवर्नमेंट को कि यहाँ ये इश्यूज हैं, इसको इस तरह से प्रमोट करना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन के लोग हों, यूजली ऐसा नहीं होता। रेलवे की मिनिस्ट्री में इररेलेवेंट लोग होते हैं, एजुकेशन की मिनिस्ट्री में कम पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मैट्रिक पास FA पास भी वहाँ बैठाए हैं, तो वो कैसे अच्छे फैसले करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब रेलेवेंस होगी उस फील्ड के अंदर, टॉपर्स मौजूद होंगे, तो ये जो असलम साहब ने जी तो ये प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जो है वो हमारे प्रोग्राम का वैसे टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो जाते जाते जो है वो पैगाम भी लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल असलम साहब आपकी तरफ जी नेशनल बुक फाउंडेशन के जी प्लीज करना चाहूंगा कि जो तरजीहात की बात हो जी कि उसमें देखें कि टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू सपोर्ट द राइटर्स कैन नॉट पब्लिश देयर बुक्स, उनके जो बेहतरीन जो क्रिएटिव काम करता है और वो छापने की सलाहियत नहीं रखता, तो उसको छापना ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ब्रेल बुक्स, नाबीना लोगों के लिए ब्रेल में किताबें शाया करना, आपको शायद आपके मैं सबके नॉलेज में ले आऊँ कि नेशनल बुक फाउंडेशन के पास एक ब्रेल प्रेस है और उसने दुनिया में सबसे पहली कुरान पाक एराब के साथ, पंक्चुएशन के साथ पूरी दुनिया में वाहिद कुरान पाक वो प्रेस छापता है और वो मुफ्त दी जाती है पूरी दुनिया में। ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमसे दुश्मनी करता है, वहाँ के दीनी मदारिस में भी वो कुरान पाक मुफ्त जाती है। इसी तरह से ये और जो एक्टिविटीज हैं ये सब वो हैं जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो तरजीहात का आलम यह है कि इन वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव से जो हुकूमत के मुक्तदिर हल्के जो पैसे देते हैं, फंड देते हैं, वो तवक्को ये करते हैं कि इदारा मुनाफा कमाए। मुझे आप ये समझा दें कि क्या वेलफेयर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में मुनाफा कमाया जा सकता है? और अगर कोई मुल्क और उसका बजट और उसकी मिनिस्ट्री बुक के लिए, बुक की प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दे सकती, तो उस मिनिस्ट्री को कायम रखने का कोई जवाब नहीं बनता। बड़ी खूब बात कीजिए नईम साहब, आप भी अपना। हाँ जी बिल्कुल। एक प्रोग्राम में इनवाइटेड था, अदब के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो वहाँ ये क्वेश्चन रेज हुआ कि अदब क्यों नहीं प्रमोट हो रहा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने कितने सालों के बाद इस अदब पे प्रोग्राम रखा है, जब आप शाम को प्राइम टाइम पे जो है वो आप सिर्फ पॉलिटिक्स को बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो वो अदब
या वो इस तरह की चीजें कैसे प्रमोट होंगी। मैं आपके तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि प्राइम टाइम में आपसे पॉलिटिक्स को बैठ के एक दूसरे को डिस्कशन करें, इन चीजों को आप ले। बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की आसिफ साहब। आप पैगाम देना चाहेंगे जो भी हमारे नाजरीन को प्लीज? बहुत ज़रूरी है पैगाम कि अपने इर्द गिर्द में नज़र रखें और हर दहशतगर्द के पर नज़र रखें। उसका कला कमा करने के लिए मुतल्लिक़ा अदालों को जो भी नंबर अशूर दिए जाते हैं स्क्रीन पर उनको इत्तला करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। और जाते जाते जो हफीज़ मलिक हमें अच्छा सा गाना सुनाएंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है हमारा। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इसी बात के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इजाज़त चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मजबूरियां